आज कुछ बोलने का मन कर रहा है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुद्दे पर बोलूं, क्योंकि मुद्दे इतने हैं कि बोलना अगर शुरू कर दूंगा तो 2-3 दिन हो जाएंगे और बातें खत्म नहीं होंगी। सच्चाई बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। झूठ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि भक्त हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। पत्रकारिता में मुझे 4 साल हो चुके हैं और तब से सिर्फ चुप हूं। कभी कभी बोलने का मन करता है तो चुपचाप कुछ लिख देता हूं, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि डरता हूं कि कहीं मुझे भी किसी पक्ष का पक्षधर ना बना दिया जाए। आज जो सरकार है, वाकई माना जाए तो देश की जनता ने एक ऐसी सरकार को चुना है जो कि काफी बेहतर मानी जा रही थी। कई मामलों में बेहतर है भी, काफी बेहतर है। पर जिस चीज की सबसे बड़ी समस्या है, उन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देती, कोई सरकार नहीं ध्यान देती है। हम ऊपर ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात कर ले जाते हैं, इतनी बड़ी बातों पर बात कर ले जाते हैं कि नीचे का जो हिस्सा रहता है वो छूट जाता है। हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं एफडीआई की, हम बात करते हैं जीएसटी लगाना जरूरी था, हम बात करेंगे नोटबंदी की, हम बात करेंगे ब्लैक मनी की, पर हम बात नहीं करते हैं गरीबी की। हमने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना रखा है। गरीबों को भी हमने बांट दिया है। गरीबों को बांटा है किस मामले में? जैसे चुनाव आता है वैसे हमने बांट देते हैं कि भाई ये तो दलित हो गया, ये तो वयस्क कायस्थ हो गया, ये पंडित हो गया, ये ठाकुर हो गया, ये मुसलमान हो गया। गरीब रहा ही नहीं, आखिर तक गरीब है ही नहीं। गरीब को बांट दिया गया है, चुनाव के वक्त बांट दिया जाता है। ऐसे वादे किए जाते हैं जैसा लगता है बस गरीबों के मसीहा आ गए हैं। नीच शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। ये गलत बात बोली गई थी। चीजें भटक जाती हैं चुनाव के वक्त में, सिर्फ काम की बात छोड़ के हर बात होती है। उसके बाद बात करेंगे कि हमने चुना है। अरे आप लोगों को नहीं चुनेंगे तो फिर किसे चुनेंगे? हमने बनाया किस लिए है? पता है आपको कि देश के हालात क्या हैं? आप स्वच्छता की बात करते हैं, गांव के किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे चले जाइए, वहां की जो चद्दर मिलेंगे ना आपको, उसमें खून लगा हुआ मिलेगा, साफ चद्दर नहीं मिलती। पंखे तक नहीं है, पंखे छोड़िए डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप बोलेंगे इसका सबूत दो। सबूत मैं नहीं दूंगा, चुपचाप जाकर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हालात देख कर आइए। और मैं सिर्फ ये बात ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ बात करने में मशगूल हैं, काम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की सरकार को मैं अच्छे तरीके से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि सरकार इस वक्त क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली की सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। हम बैठे हैं यहां पे, पैसा है, मैक्स में जाके इलाज करा के आ जा रहे हैं। लेकिन गरीबों का क्या होता है पता है आपको? गरीब जाते सफदरजंग हॉस्पिटल में, सुनते हैं उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। वाकई अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ओपीडी में सुबह 3 बजे से लोग बैठ जाते हैं लाइन लगाने के लिए। एक पर्ची मिल जाएगी तो मैं अपने आप को डॉक्टर को दिखा दूंगा। 10-10 हजार लोगों की लाइनें होती हैं, 10-10 हजार लोगों की। दिल्ली का अस्पताल भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ये। हम बात करते हैं पीजीआई खोलने की, हम बात करते हैं एम्स खोलने की, लेकिन हमने सीएचसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। सीएचसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम बात करते हैं एम्स खोल, आईआईटी खोलने की, हम बात करते हैं आईएम खोलने की। क्या आपने प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने की 1% कोशिश की है?
कि आखिर क्या वजह बनी, आखिर क्या वजह बनी कि हर माता पिता अपने बेटों को क्लास नर्सरी से, प्ले ग्रुप से लेकर, एलकेजी से लेकर 12 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और 12 के बाद सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी खोजने के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। क्या वजह बनी? नवोदय सक्सेसफुल है और देश का प्राइमरी एजुकेशन आज भी, प्राइमरी स्कूल आज भी सबसे निचले स्तर पे हैं। वहां पे वो पढ़ने जाते हैं जो उस क्षेत्र के सबसे गरीब होते हैं, और ज्यादातर बच्चे तो सिर्फ खाना खाने जाते हैं। हाल ऐसा है, चटाइयां तक फटी रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सुधार आया है, टीचर अब पढ़ाना शुरू किए हैं, पर उतना अच्छा सुधार नहीं आया है। दिल्ली जैसे शहर में अगर बात की जाए तो मुझे दुख होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है सफदरजंग, 10,000 लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, इलाज नहीं मिल पाता है, मर जाते हैं। क्या कभी किसी ने संख्या काउंट करने की कोशिश की? दिल्ली सरकार का अस्पताल है एलएनजेपी, वहां जाइए और वहां के पेशेंट से बात करके आइए। गया था एक बार, सोचा था कि रिपोर्ट बनाऊंगा, एक अच्छी सी स्टोरी बनाऊंगा, लेकिन दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। कभी विंग में चले जाइए आप, उनके वार्ड सेक्शन में चले जाइए, वहां एक बेड पे 4-4 पेशेंट लेटे हुए हैं सर, 4-4 पेशेंट लेटे हुए हैं। और हम कहते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तरक्की नहीं की, तरक्की हमने ऊपर ऊपर की है सर। हमें बेसिक चीजों की जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान तो अब ज्यादातर मिल ही रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मकान मिल रहा है लोगों को, लेकिन पता है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आपने आवाज दिए हैं गरीबों को, उसमें जो प्रधान होते हैं ग्राम के, बोलते हैं 50,000 रुपया दो, इतना दो तो तुम्हें मकान आवंटित कर देंगे, पैसा आएगा तो उसमें से पैसा कुछ ना हिस्सा हम ले लेंगे। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने चले हैं। आज के जमाने में ईमानदार सिर्फ वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। और भ्रष्टाचार कहने से खत्म नहीं होता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम सही करिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पता है आपको कैसे खत्म होता है? उदाहरण दे रहा हूं आपको, पासपोर्ट सेवा केंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे ज्यादा दलाली पासपोर्ट में होती थी, आज ऑनलाइन तरीके से पासपोर्ट बनना शुरू हुआ, सिस्टम चेंज हुआ पासपोर्ट का, तो आज जो है पासपोर्ट सीधे तरीके से बनता था। वरना एक आदमी पासपोर्ट बनाने के लिए अब पहले कमीशन देता था दलाल को, तब जाके किसी तरीके से पासपोर्ट बनता था। सबसे बड़ा उदाहरण है। रेलवे में घर जाने में लगता है कि कहां जा रहे हैं हम। बुलेट ट्रेन चलाए, बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ कदम है, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं? टिकट तक नहीं मिल पाता, रेट बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, स्लीपर एसी सब ठीक है, जनरल का आपने क्या हाल बना रखा है? कभी दिल्ली से बिहार जाती हुई ट्रेन के ऊपर आपने नजर दौड़ाई है? नजर दौड़ाई होती सर तो आपको दिखता कि भूसे के बदतर स्थिति में लोग घुस के टॉयलेट में बैठ कर जाते हैं। बिहार वाली गाड़ियों में जो बंगाल जाती हैं, कोलकाता जाती हैं, उनके वो हालात थे, इतने बुरे हालात से वो जाते हैं बेचारे। गरीब है ना, उसके बावजूद रास्ते में कहीं टीटी चढ़ जाते हैं और उनको खसोट देते हैं। मुझे एक वाकया याद है, एक बार मैं भी ट्रेन में जा रहा था और मेरे पास सीट नहीं थी, मैं नॉर्मल इंसान की तरह चुपचाप से जा रहा था, आम आदमी ही हूं। टीटी ने बोला भैया टिकट बना दो, हमने कहा भैया बहुत गरीब आदमी है, कुछ जुगाड़ कर दो। भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं। 200 रुपए टीटी लेते हैं सबसे, पर्ची रहने दीजिए, आप 200 रुपए दे दीजिए। अब आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे न करूं मैं? एक आदमी कैसे न करे भ्रष्टाचार? मतलब उसको घर जाना है तो 400 ईमानदारी दिखाए, वो 460 रुपए का फाइन भरे, पर्ची जबरदस्ती कटाए। नहीं है मैं ईमानदार हूं, आप पर्ची काटिए, मैं जमीन में बैठ के जाऊंगा और पर्ची कटवाऊंगा, 200 रुपए टिकट लूंगा, 700 रुपए का 400 टिकट हम 700 रुपए पे करेंगे, और ईमानदारी दिखाऊंगा तो जमीन पे बैठ के जाऊंगा। ये ईमानदारी का कीमत होगी, 700 रुपए दूंगा, जाऊंगा। लेकिन 200 रुपए दे दीजिए, 200 रजिस्टर दे दो, आपको सीट मिल जाएगी। आखिर कोई इंसान कितना जिएगा, कितना लड़ेगा? मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूं, सिर्फ आपसे यही करता हूं, आपसे नहीं, जो भी सरकार आए उससे सिर्फ इतना कहता हूं कि थोड़ा सा गरीबों के ऊपर ध्यान दो। योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है।
भाषण देने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है और काम आप कर रहे हैं, लेकिन काम का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। योगी जी भी अच्छा काम करने की बात करते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। आपके बीजेपी के विधायक अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है। लोग नाराज हो रहे हैं आपसे। उम्मीदें थी, उम्मीद करता हूं 1 साल 1.5 साल बचा है, उसे पूरा कर लीजिए। गरीबों को निवाला देने की कोशिश करिए, गरीबों को शिक्षा देने की कोशिश करिए, गरीबों को स्वास्थ्य चिकित्सा देने की कोशिश करिए, जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।